नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। होप यू पीपल आर वेल एंड आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का वीडियो लेके आए हैं। ये एक वन शॉट वीडियो होगा जिसमें आपको पूरे चैप्टर को एक बार में ही समझाया जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को वन शॉट में ख़त्म करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, नेशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीय के लिए अपना एक प्यार होता है। ठीक है, नेशनलिज्म एक फीलिंग है। ठीक है, आइडियोलॉजी है। ठीक है, अब कहानी की शुरुआत इस पेंटिंग से होती है। ठीक है, इस पेंटिंग से होती है। एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा। इरेज ठीक है, इस पेंटिंग से आपको इस कहानी की शुरुआत दिखती है। इस पेंटिंग में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक स्टैचू है लिबर्टी की। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, इसमें इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बहुत सारे देश देखिए ट्रेन से बनते हुए आ रहे हैं और इसको क्रॉस कर रहे हैं। इसके आगे स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका पहले ही निकल चुका है। यह क्या बताता है कि स्विट्ज़रलैंड एंड अमेरिका इस पेंटिंग के बनने से बहुत समय पहले ही आज़ाद हो चुका था। ठीक है, दूसरी बात, इस जगह पे आपको देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे यहाँ पे नीचे में कि काफ़ी सारे जो राजा रानी के क्राउन्स है, जो रॉयल सिंबल्स है, वो स्कैटर्स माने टूटे फूटे बिखरे हुए हैं। माने जो रॉयल माने अब ये सारे देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने आप को फ्री करने के लिए। फ्री माने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और उसके लिए सबसे पहले इन लोगों ने राजा रानी का जो रॉयल सिंबल था उनको क्रश कर दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये दोनों बता दिया। यहाँ ऊपर अब देखिए, अब इस बात को जो क्रिश्चियन के जो गॉड होते हैं जीसस, वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी एंजल्स है। ठीक है, साथ ही में यहाँ आपको एक शब्द दिख रहा होगा फोर्टिनिटी। फोर्टिनिटी का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, फोर्टिनिटी का मतलब होता है भाईचारा। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया कि 1848 में फ्रेडरिक स्टूडियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई थी अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करते हुए। ठीक है, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की बात की थी। फर्स्ट पेंटिंग जो आपको दी गई है, ठीक है, उसमें आपको बताया हुआ है कि जो मैंने आपको बात बताई है सो ही यहीं पे है। यहाँ पे आपको न्यू वर्ड्स में आप आ जाइए। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट। मतलब ये जो आपको फोटो दिख रही है, इसमें फर्टिनिटी का जो बताया गया आपको, मतलब सारे देश भाई भाई बन के भाई भाई करके घूम रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है आज के समय में भी? आप देख लीजिए, कोई किससे लड़ रहा है, कोई देश किससे लड़ रहा है ना? तो ऐसा तो नहीं होता है, इसलिए इस विजन को यूटोपियन विजन कहा गया है। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि वो जो गवर्नमेंट है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने रूल्स लगाती है, उसको एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। सीधा सीधा आप राजा रानी को एब्सोल्यूटिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे भी वही पेंटिंग्स के बारे में बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाइए। एमर्ट्स रेनम जो है, उन्होंने बताया था कि नेशन क्या है। ठीक है, तो ये हालांकि आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ।
लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आप आगे आ जाइए। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब जितना कहानी शुरू होता है, सब कहानी शुरू होता है क्लास 9th के चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वही इस कहानी की शुरुआत है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आपको देख लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, ये माइक थोड़ा सही करो। एक सेकंड आप, एक सेकंड आप। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि दी फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन है। एक मिनट रुकिए, वो टाइम full fledged territory state in 1978. Monarchy, political constitution change, they came in vogue. The French Revolution led to the transfer of sovereignty and to a body of French citizens, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से एक कहानी शुरू होती है, ये पहले पैराग्राफ में बताया गया है। दूसरे का हाफ पैराग्राफ में बताया गया है कि पहली बात तो फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू कैसे हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसा नहीं था कि रात में लोग सो रहे थे, दिन में बोले कि चलो राजा को उठा के पटक देंगे, कुछ नया लाएंगे, इनोवेशन करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ था कि सबको कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस देना पड़ेगा, माने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए लोगों ने क्या किया, तो सबसे पहले आइडिया ऑफ ला पात्रे ला सिटियोने किया गया, ले सिटियोने किया गया, जिससे कि सबको फ्रेंच को फादरलैंड और सारे सिटीजन्स को और सारे लोगों को सिटीजन्स कहा गया, ना कि मेन एंड वुमेन, ठीक है। फिर नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉय इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बोला गया कि आइडिया दिया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें सब लोग इक्वली राइट्स इंजॉय करेंगे। फिर एक नया फ्लैग लॉन्च किया गया, फ्रेंच फ्लैग, जो कि रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। ईस्ट जनरल की बॉडी को फिर से इलेक्ट किया गया, उसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। हिम्स मैंने शपथ बना मैंने नए गाने बनाए गए, वो शपथ ली गई, ठीक है। ओथ वर टेकन, ठीक है। और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, ठीक है, जो कि एक ही लॉ में काम करेगा फॉर ऑल द सिटीजन विद इन द टेरिटरी, ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी गई, ठीक है। एक जैसे क्या होता था ना कि दूर दूर जगह पे क्या होता था कि अलग अलग वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम होता है, जिसमें अलग अलग टैक्स लगते थे। तो सबसे पहले इंटरनल कस्टम ड्यूटी माने टैक्सेस को हटा दिया गया सारी, एक टैक्स रखा गया जो कि पूरी सेंट्रल में ली जाएगी। फिर एक यूनिफाइड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम रखा गया, ठीक है। और सब जो अलग अलग भाषा बोलते थे सबको फोर्स किया गया कि आप एक कॉमन लैंग्वेज बोलिए, दैट इज़ फ्रेंच, मतलब आप सिर्फ फ्रेंच बोलिए, ओके। ये बात यहाँ कह दी गई। अब आप आ जाइए फॉर द रिवोल्यूशन फर्दर डिक्लेरेशन, ठीक है। तो फ्रेंच यहाँ पे बताया जा रहा है इस पूरे पैराग्राफ में, फ्रेंच जब असलियत में आज़ाद हो गया तब फ्रेंच को आज़ाद करवाने में सबसे बड़ा हाथ था आपको सबसे बड़ा हाथ आपको द फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिखेगा कि सब लोगों ने मेहनत की। फ्रेंच को जब इलेक्टेड असेंबली, नेशनल असेंबली के रूप में किया गया, जहाँ पे 5 पीपल अपने से इलेक्ट करके ये लोग डाले, तो 5 लोग खुद में ही लड़ जाते थे, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट इस पे कब्जा कर लेता है, और नेपोलियन कुछ अच्छे अच्छे चेंजेस भी लाता है। क्या अच्छे अच्छे चेंजेस है वो हम लोग आगे बात करेंगे,
लेकिन तब फ्रेंच वालों ने सोचा, ठीक है, कि भाई ये मज़ा सबको देना चाहिए, माने सारे देशों को आज़ाद करवाना चाहिए। तो वो लोग निकल गए सारे पूरे यूरोप को आज़ाद करवाना है, समझे। यह बात इस पैराग्राफ में लिखी है। इवन फ्रेंच डिफरेंट। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो फ्रेंच जब आज़ाद हो गए, जब फ्रेंच आज़ाद हो गए तो वहाँ के जो आज़ाद करने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि हमें पूरे यूरोप को आज़ाद करवाना चाहिए। तो जो दूसरे दूसरे यूरोप के देश थे, वो लोगों ने अपना अपना जैकोबिन क्लब बनाया। वहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह, वहाँ के पीजेंट्स वगैरह उनका वेलकम करते थे फ्रेंच का, ताकि उन लोग आएंगे और उनके देश को आज़ाद कराएंगे। ये एक मैप है। यह मैप में आपको बताया गया है कि फ्रेंच कैसे, फ्रेंच को सिर्फ दिखाया गया है, ये फ्रेंच है, फ्रांस, ठीक है। ये चला गया, इस सब सारा चीज़ को आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगा, ये पूरे यूरोप को। ये पूरा यूरोप का मैप है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विदिन डिवाइड, हाँ ठीक है। तो आपको मैंने बताया नेपोलियन असलियत में वो जो इलेक्टेड बॉडी थी उसको ओवरकम कर लेता है, और नेपोलियन अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है। लेकिन नेपोलियन कुछ अच्छे अच्छे कोड्स भी लाता है, कुछ अच्छे अच्छे नियम भी लाता है, ठीक। नो डाउट कि नेपोलियन डेमोक्रेसी को बर्बाद कर चुका था, लेकिन फिर भी उसके कानून में लोग हैप्पी थे कुछ समय के लिए, क्योंकि उसने कुछ कोड्स लाए जिसको कोड ऑफ 1847 या नेपोलिक कोड भी कहा जाता है। पहला उसमें क्या था कि बर्थ के आधार पे जो प्रिविलेज मिलते हैं मोनार्की वगैरह को, उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। सबको इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहा गया, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि हाँ, फिर डच को जो है इन लोगों ने अपने अंडर ले लिया, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड को ले लिया, जर्मनी को ले लिया, और इटली को ले लिया। मतलब ये लोग गए वहाँ पे अपना उस देश को आज़ाद करवाने। लेकिन क्या होता है कि वह अब हम आपको आगे आगे बताते हैं कि होता क्या है। ये लोग आज़ाद करा लिए। पहला बात क्या कि जो नेपोली कोड में पहला बात क्या है कि प्रिविलेज बर्थ के हिसाब से हटा दिया गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गई, राइट ऑफ प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया, सर्फडम को हटा दिया गया, मेमोरियल ड्यूज को ख़त्म कर दिया गया, गिल्ट रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, ठीक है। गिल्ट रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, जैसे जो क्या होता है ना गिल्ट रिस्ट्रिक्शन, कि पहले फ्रांस में मान लीजिए कि, एक मिनट में एक नया पेज लेता हूँ। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक बिजनेसमैन है। तो अगर ये लोग चारों बिजनेसमैन हैं, तो ये लोग अपना एक ग्रुप बना सकते हैं ना जी, ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन पहले फ्रेंच में ये अलाउ नहीं था, आप लोग अपना ग्रुप नहीं बना सकते थे, आपको इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया कि इसको हटा दिया। वो बोला कि हाँ, अब कोई भी कहीं से भी ग्रुप बना सकता है, ठीक है। ये नेपोलियन का कहानी था। नेपोलियन क्या करता था कि देश आज़ाद करवाता था, सारे देश के लोग जो थे उसको वेलकम करते थे कि भाई ये आएगा, यही देश आज़ाद करवा सकता है, यही है जो सो है, नहीं तो बाकी तो उनको अपना राजा से कोई मतलब ही नहीं था।
तो नेपोलियन आता था, देश आज़ाद करवाता था, तो पहले तो लोग उसको बहुत अच्छा से वेलकम करते थे। लेकिन नेपोलियन के मन में फिर धीरे धीरे लालच आ गया। वो सोचा ना कि मैं पूरे यूरोप को ही फ्रांस में मिला दूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, इस सब जगह पे तो कब्जा कर ही चुका था। तो यही वो चाहता था कि पूरे यूरोप को वो कब्जा कर ले। अब सब जगह तो नेपोलियन नहीं रह सकता, तो जहाँ से जाता था ना, मान लीजिए कि वो यहाँ, एक सेकंड, पेन कहाँ गया है, यहाँ से मान लीजिए कब्जा किया, यहाँ से आगे बढ़ के वो जाएगा कहीं और। ठीक है, अरे यहाँ से बढ़ के आगे जाएगा कहीं और, तो इस जगह पे कुछ अपने आदमी छोड़ देता था। ठीक है, तो अब वो आदमी क्या करते थे वो सुनिए आप। उस आदमी के कारण ही नेपोलियन का बहुत बड़ा फॉल आ गया, डाउनफॉल। देखिए ये है उनके लोग, इस इमेज में आपको दिखाया गया। नेपोलियन जाने के बाद जो लोग छोड़ के जाता था, यहाँ पे देखिए पहला चीज़ तो दिखाया गया कि ये लोग आते थे, अपना फ्रेंच टेरिटरी वहाँ इस्टेब्लिश कर देते थे, मतलब उस देश का उससे आइडेंटिटी ही ख़त्म कर देते थे, बोल देते थे कि ये भी फ्रेंच का हिस्सा है। दूसरा क्या करते थे, यहाँ के लोगों को, आदमियों को अपने साथ ले जाते थे फ्रेंच की तरफ से लड़ने के लिए, तो आदमी बोलते थे हम तुम्हारे तरफ से क्यों लड़े। दूसरा, उनके पीछे जो उनकी महिलाएं थी, आपको यहाँ पे फोटो वगैरह में दिख रहा होगा, यहाँ उनके पीछे जो महिलाएं थी, ठीक है, ये क्या करते थे, ये देखिए, ये लोग उन महिलाओं को हरेस करते थे। ठीक है, सेक्सुअली, फिजिकली, जो भी बोल दीजिए, हरेस करते थे। ये पेंटिंग में ये बातें बताई गई है, नेपोलियन का डार्क सच बताया गया है। ठीक है, यही है सब। ओके, आप इस फोटो को मेरे हिसाब से अच्छे से समझ गए हैं। यहाँ पे ही वह बात बताई गई है कि देखिए, अरे यार, देखिए, सब लोगों ने न्यू फाउंड फ्रीडम को इंजॉय किया। ठीक है, लेकिन तब उनको रियलाइज हुआ, ये सब उसके फायदे हुए। कॉमन करेंसी लाई गई है ना, कॉमन नेशन, ये सब तो ठीक है, ये सब तो नेपोलियन का फायदा था, है ना। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, फ्रांस जो है उस जगह को अपना मानने लगता था। ठीक है, उसके बाद क्या कि हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज सर्टेन एरिया ऑफ ब्रुसेल्स में फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड। यहाँ पे लाइन ठीक से ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे फ्रेंच आर्मी को हार्बिनर ऑफ लिबर्टी, माने लिबर्टी का ही सौदागर माना गया, जहाँ पे उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, उसी के बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गो हैंड इन हैंड नहीं गया। ठीक है, टैक्सेस में इंक्रीज आने लगे, सेंसरशिप होने लगा, क्योंकि अब आप उनके राज में है ना, अब उनके खिलाफ आप कुछ बोल दीजिएगा तो लोग सुनेंगे थोड़ी भाई, है ना। तो सेंसरशिप आ गए। ठीक है, फोर्स कंस्पेक्शन होने लगा, मैंने फोर्सली उन लोग को फ्रेंच आर्मी में डालने का कोशिश किया गया। ठीक है, और उसके बाद ये जो चेंजेस है, ये जो अब पहले पहले सब लोगों ने अच्छे से वेलकम किया, नेपोलियन के जाने के बाद उनके जो दूसरे लोग थे वो जिस तरीके से हरकत करते थे, इसके बाद क्या हुआ कि सब लोगों ने समझ लिया कि ये भाई ये भी वही है, कोई फर्क नहीं है, इससे अच्छा तो अपना राजा था, इसको हटाओ। तो अब जो लोग नेपोलियन के साथ थे, अब वो लोग नेपोलियन के खिलाफ हो गए। ठीक है, दूसरा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और एक सेकंड, ठीक है भाई लोग, तो अब इस लाइन में कहा गया है कि 18 सेंचुरी तक, ठीक है, 18 सेंचुरी तक, मिडिल 18 सेंचुरी तक, माने 18 सेंचुरी माने 1700 से लेके 1799 तक का समय, मिडिल 18 सेंचुरी माने 1750 के आसपास, कोई यूरोप में जो देश हम लोग देखते हैं वैसा कोई देश था ही नहीं। ठीक है,
तो वो सारे देश कहाँ थे? तो एक अम्पायर का हिस्सा थे, कुछ ओटोमन अम्पायर, कुछ हेम्सबर्ग अम्पायर, है ना, ऐसे वो लोग हिस्सा थे। कैसे थे तो वो मैं आपको आगे मैप में दिखा दूंगा। तो अब सवाल ये आता है कि इन लोग न- कैसे नेशनल आइडिया लाए, मतलब नेशनलिज्म का आइडिया लाए। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। दो लोग हैं, एरिस्टोक्रेट्स एंड मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेट्स वो लोग हैं, ये लोग अमीर होते थे, ठीक है, ठीक है। सोच, एक मिनट, रुक रुक जा रुक जा रुक जा रुक 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 भाई, रुक जा 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 मेरे, हाँ। ये लोग सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेटेड होते थे, ठीक है। दूसरा क्या, कि ये लोग यूनाइटेड रहते थे बाय मैरिज, और ये लोग यूनाइटेड रहने के लिए सिर्फ फ्रेंच भाषा बोलते थे, ठीक है। दूसरा, इनकी फैमिलीज जो है वो मैरिज के साथ यूनाइटेड रहती थी, ठीक है। तीसरा, ये लोग बहुत स्मॉल थे, माने ग्रुप में, नंबर्स के मामला में, ठीक है। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी यूरोप की वो पीजेंट थे, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी जो है वो बहुत सारे जमीन के मालिक होते थे, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बताइए कि वेस्ट यूरोप में जो बात है, वहाँ पे जो लैंड्स है वो छोटे मोटे फार्मर्स के पास होते थे। लेकिन वेस्ट माने ईस्ट में जो लैंड्स होते थे यूरोप के, वो यही एरिस्टोक्रेट्स के पास होते थे। माने ये लोग बहुत पैसे वाले थे, है ना, बहुत सारी ज़मीनें होती थी, और ये लोग अपने अंडर में लोगों को रखते थे काम करने के लिए। ये बताई गई है। अब मिडिल क्लास के बारे में आप आ जाइए, ठीक है। हाँ, मिडिल क्लास जो वो जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, है ना, यूरोप में, उसके इमरजेंस के कारण जो ओवरसीज ट्रेड हुई, उसमें मिडिल क्लास लोग इमर्ज हुए, ठीक है। जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी और में फ्रांस और जर्मनी के साथ जब ये लोग मिले, तब इनको मिडिल क्लास भी एक क्लास इमर्ज हुई, ठीक है। ये लोग पैसों के मामले में ज़्यादा गरीब भी नहीं होते थे, ज़्यादा अमीर भी नहीं होते थे, ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन होते थे, प्रोफेशनल होते थे, पढ़े लिखे होते थे, ठीक है। तो पैसों के मामले में अमीर भी नहीं थे, गरीब भी नहीं थे, और नंबर में बहुत कम भी नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, नॉर्मल थे, ठीक है। ये लोग एजुकेटेड भी होते थे, ठीक है। और इन लोगों ने सबसे पहले नेशनल यूनिटी का आइडिया लाया, ठीक है। वो भी इन लोगों ने क्यों लाया वो आप सुनोगे। जरूरी नहीं है कि ये लोगों ने अपने मन से लाया, कुछ कारण से लाया, ठीक है, ठीक है। तो अर्लियर 19th सेंचुरी के आसपास ना, जो आइडिया था लिबरलिज्म का, वो था कि हमको देश आज़ाद चाहिए, फ्री चाहिए, ठीक है। जो मिडिल क्लास थे वो फ्रीडम चाहते थे, इंडिविजुअली एंड इक्वली राइट्स चाहते थे, ठीक है। पॉलिटिकली जो लिबरल, देखिए अब इसमें भी दो लिबरलिज्म हो जाते थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ये लोग पॉलिटिकल नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में चाहने लगे। जैसे फ्रेंच में पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आया, ये लोग पॉलिटिकल नहीं चाहते थे, लेकिन एंड ऑफ एट्रोक्रेसी चाहते थे, ताकि लोग और बिजनेस करें, अच्छा से बिजनेस करें, पैसा आए, ठीक है। ये लोग फिर चाहने लगे कि हम लोग गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करें पार्लियामेंट में, ठीक है। और ये लोग भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सके, ये लोग ये चाहने लगे। लेकिन फिर भी इन लोग पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं थे। ये लोग चाहते थे कि हाँ, सरकार बाई कंसर्ट आनी चाहिए, गवर्नमेंट बाई कंसर्ट होनी चाहिए, है ना, ये सब चीज़ चाहते जरूर थे, लेकिन ये लोग डेमोक्रेटिक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये लोग ये नहीं चाहते थे कि वोट सबको दे, वोट वही दे, ठीक है,
जो कि प्रॉपर्टी ओन्ड मैन हो सके, ठीक है, और मैन विदाउट प्रॉपर्टी हो सके, माने सिर्फ आदमियों को दे रहे थे वोटिंग। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट, माने पॉलिटिकल राइट सिर्फ उस आदमी के पास है जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो वोट भी नहीं दे सकता, ये इनका ये कहना था, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब नेपोलियन हारने लगता है, ठीक है, तब उसके बाद क्या होता है कि नहीं सॉरी, इसका नेपोलियन से कोई लेना देना नहीं होगा, छोड़िए। तो ये था पॉलिटिकल आपको एस्पेक्ट लिबरलिज्म का। मतलब ये लोग चाहते थे कि पॉलिटिकल भी लिबरलिज्म आए, हालांकि लोग जानबूझ के नहीं चाहते थे, अभी मैं बताऊंगा ये लोग क्यों चाहते थे, लेकिन चाहते थे। वो भी लोग डेमोक्रेटिक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये लोग सबको वोट देना नहीं चाहते थे, वोट सबको वोट देना नहीं देना चाहते थे, इसलिए ये लोग डेमोक्रेटिक भी नहीं थे। असल में ये लोग लिबरलिज्म क्यों चाहते थे? अब मेन कहानी सुनिए। होता क्या था कि इकोनॉमिकली जो जो मार्केट थे वो अलग अलग टेरिटरी के पास थे। अब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते थे, तब कुछ टेरिटरी में कोई और 1 मीटर का मतलब मान लीजिए किसी टेरिटरी में कुछ है, 1 मीटर का किसी में कुछ है, किसी में अलग करेंसी चलती, किसी में अलग करेंसी चलती, तो जितना बार ये लोग टेरिटरी चेंज करते थे उतना बार ही इन लोग को टैक्स देना पड़ता था। इससे इन लोग नाखुश थे, इसलिए चाहते थे कि एक एरिया कम से कम यूनाइटेड हो इकोनॉमिकली, ठीक है। इसलिए ये लोग पहले तो इकोनॉमिकली लिबरलिज्म चाहते थे, बाद में चल के पॉलिटिकली लिबरलिज्म चाहने लगे, क्योंकि इनको समझ में आया कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स अलग अलग नहीं है, समझे। इसीलिए लोग बाद में ये चल के चाहने लगे, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए। अब होता क्या है कि एक इतनी कहानी समझिए। अब नेपोलियन गेम में आता है यहाँ पे। नेपोलियन क्या बोलता है भाई? नेपोलियन क्या करता है कि 39 स्टेट का एक ग्रुप बनाता है, जिसको नाम देता है जेको जोल्वरिन देता है नाम, जोल्वरिन जोल्वरिन जोल्वरिन। कहाँ लिखा हुआ है भाई? जोल्वरिन जोल्वरिन, या इसका नाम देता है लोग जोल्वरिन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 39 स्टेट्स में क्या होता है कि इसमें एक करेंसी है, एक मेजरमेंट सिस्टम है, ठीक है, और उसके बाद ये लोग कहीं भी जा सकते हैं अपना गुड्स सेल करने, एक ही टैक्स लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, एल करके एक यूनिट है जो कपड़ा नापती है। तो कहीं पे इसका मान 54 सेंटीमीटर है, कहीं पे 55 सेंटीमीटर है, कहीं पे 65 सेंटीमीटर है, कहीं पे 53 सेंटीमीटर है। तो बेचने वालों को गड़बड़ी हो जाती थी कि भाई असलियत में इसका क्या है, और उस हिसाब से अलग अलग टैक्स लगती थी। तो जोल्वरिन बनाया गया, जिसमें प्रूशिया का इनिशिएटिव भी था, ठीक है, जो कि जर्मनी के साथ बनाया गया था। माने जर्मनी बोल रहे हैं, जर्मनी में बनाया गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि सारे टैरिफ बैरियर को हटा दिए गए थे, नंबर ऑफ करेंसी को 30 से रिड्यूस करके 2 कर दी गई थी, ठीक है। रेलवे नेटवर्क को इम्प्रूव किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिकली सारे बाउंड्रीज को खोल दिया गया था, ठीक है। कोई भी कहीं भी जाके कहीं भी सामान बेच सकता था। ये जुल्वरिन का क्या नाम था, कौन बनाया था? तो शुरुआत आपको जब नेपोलियन किया था, लेकिन बाद में प्रूशिया इसको और अच्छे से मॉडिफाई किया। प्रूशिया का प्रूशिया एक एम्पायर है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि एग्जाम में पूछेगा जुल्वरिन कौन बनाया गया, तो प्रूशियन इनिशिएटिव आप बोलिएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ से, अब फिर से कहानी बदल देगी।
न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1885। होता क्या है कि नेपोलियन 1885 में दो लड़ता है। एक बैटल ऑफ लिप्जिग और एक बैटल ऑफ वाटरलू। उसमें 1885 में नेपोलियन हार जाता है। वापस से हराता कौन है? तो आपको हराता है, एक सेकंड, पेन का है, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन मिलके आपको इन देश को हराते हैं। ठीक है, माने इस देश मिलके नेपोलियन को हरा देते हैं। आपको ये याद रखना है, पूछ सकता है। ठीक है, तो जब इस लोग नेपोलियन को हरा देते हैं, तब वापस से, क्योंकि राजा ही हराया है तो राजा राज वापस आएगा, तो राजा राज वापस आता है। तब इसमें नेपोलियन से ऑस्ट्रिया में एक ट्रीटी ऑफ वेना साइन कराई जाती है, जिसमें कुछ कुछ बातें लिखी हुई रहती है। आप कंजर्वेटिज्म का समझ गए ना, जो कि ये आइडियोलॉजी मानती थी कि पुराना ट्रेडिशन को ही इम्पोर्टेंस दिया जाए। ठीक है, और चेंजेस ठीक है, लेकिन क्विकली चेंजेस नहीं ठीक है। अब यहाँ पे अब आ जाइए, ट्रीटी ऑफ वेना क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले तो जितना भी नेपोलियन ने कांड कुंड किया था उसको हटा दिया गया। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी थी, उसको वापस इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, जो कि नेपोलियन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद एक पॉइंट ये हो गया भाई। दूसरा पॉइंट, सीरीज ऑफ बाउंड्रीज सेट की गई फ्रांस के अगल बगल में, ताकि फ्रांस फिर से रेवोल्यूशन की ओर ना भाग जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद नेदरलैंड को वहाँ बनाया गया, बेल्जियम को तोड़ के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया कि हाँ, और भी छोटी छोटी बाउंड्री बनाई गई, उसका नाम दिया हुआ है गोन्या, और पीडीमोंट जैसा रीजन बनाया गया साउथ में। फिर उसके बाद प्रूसिया जो है इम्पोर्टेंट टेरिटरी हो जाती है उसके वेस्ट में, इसीलिए प्रूसिया वेस्ट से कंट्रोल करेगी, ऑस्ट्रिया नॉर्थ से करेगी। ठीक है, उसके बाद जर्मनी कॉन्फिडेशन का जो 39 स्टेट का जो था, जो नेपोलियन बनाया था, उसके बाद में ना प्रूशियन एम्पायर उसको अच्छा माना, तो प्रूशियन एम्पायर उसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन बनाया तो नेपोलियन था, तो नेपोलियन जो बनाया था उसको अनटच रख दिया गया। इससे एक बात पता चलती है कि कंजर्वेटिज्म ऐसा नहीं है कि साफ साफ चेंज नहीं चाहते थे, चाहते थे, लेकिन पुराना आइडियोलॉजी को महत्व दिया जाए ये चाहते थे। गलत तो थे भाई, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ सही थे। कोई पूछ दे एग्जाम में कैसा था कंजर्वेटिज्म, सही था तो बोले हाँ भाई 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 था। ऐसा नहीं है भाई, गलत था, लेकिन चाहते थे, लेकिन ठीक है थोड़ा आराम आराम से आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद वही वापस से राजा राजा आ गया, सब वापस से दुखी 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 हो गए, सब पे सर्फटम वापस आ गया, जो भी नेपोलियन ने चेंजेस किया गया था वो खत्म हो गया। यहाँ पे एक चीज़ बनाया गया है कि जब वापस से कंजर्वेटिज्म आया था, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि सब रेवोल्यूशनरी के मुंह में पट्टी बांधी गई है। मतलब सेंसरशिप दिखाया गया है कि अब जो भी बोलेंगे सो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। आज के हिसाब से आप देख सकते हैं मीडिया, किसी को मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, है भाई। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है कि जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज होती है, जो होते हैं, उनको दबा दिया जाता है ये सरकार आने के बाद। अब आगे क्या होता है, अब इसी में एक और आइडियोलॉजी निकल के आती है रेवोल्यूशनरीज की, जो कि कहीं से नहीं, ड्यूरिंग 1815 में ही आती है। ठीक है, रिवोल्यूशनरीज का कहानी ये था कि ये लोग चाहते थे कि हर एक देश अपना एक यूनिफाइड टेरिटरी होना चाहिए।
ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नाम है गुज़िपी मजीनी का। वो बॉर्न किए थे गेनुआ 1805 में। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ करम्बोनेरी का वो मेंबर थे। जब वो यंग थे 24 इयर्स के, ठीक है, तब उन्होंने लिंगवारिया को रिवॉल्यूशन करने का अटेम्प्ट किया था। ठीक है, लेकिन पहला तो ट्रायल होता है तो वो फेल कर गए। फिर उसके बाद फिर से वो दो तीन सोसाइटी बनाते हैं, अंडर सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं। पहला यंग इटली, दूसरा यंग यूरोप। ठीक है, फिर उसके बाद गुज़िपी मजीनी का यह मानना था कि भगवान जो है वो सारे नेशन को यूनिफाइड बनाने के लिए ही, माने नेशन टू बी इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, मतलब एक बाउंड्री होना चाहिए तभी वो देश कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इटली को रिवॉल्यूशन करने के लिए बार बार प्रयास करते रहे। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो मजीनी जो है वो बार बार हर चीज़ के लिए रिवॉल्यूशन करते रहेगा, है ना, कोशिश करते रहेगा। फिर उनको एग्जाइल में भेज दिया जाता है। ठीक है, एग्जाइल मतलब ऐसी जगह भेज देना जहाँ से आना मुश्किल हो। ठीक है, और उसके बाद ड्यूक मटर्निच जो होता है, जो कि वेना में नेपोलियन से ट्रीटी साइन करवाया था कि हम लोग ये वापस तुम्हारा हटा रहे हैं, ऑस्ट्रिया का चांसलर, वो बोलता है कि इस व्यक्ति को, गुज़ुपी मजीनी को, अपना सोशल ऑर्डर का सबसे डेंजरस एनिमी बताता है। ठीक है, अब आप आ जाइए एज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब धीरे धीरे सब जगह रिवॉल्यूशन आएगा। अब इसके बाद हमको लगता है ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ना, थोड़ा है, ठीक है। अब आ जाइए आप एज ऑफ रिवॉल्यूशन। सबसे पहली बात क्या है कि जैसे जैसे कंजर्वेटिज्म फैलते चला जाता है, तो अब क्योंकि अब सब ने एक बार स्वाद चख लिया था कि अब आज़ादी कैसे दिखती है, तो अब सबको आज़ादी चाहिएगा। तो अब सबसे पहली बार शुरू करते हैं फ्रेंच से, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, होता क्या है कि फ्रेंच वाले लोग बहुत गुस्से थे, गुस्सा में थे। ठीक है, होता क्या है कि फ्रेंच में हंगर एंड हार्डशिप आ जाती है। ठीक है, लुइस फिलिप्स वहाँ के उस समय राजा थे। ठीक है, तो मटेरनिच एक और बात कहा है कि व्हेन फ्रांस स्नीचेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब जब फ्रांस कुछ करेगा तो सारे यूरोप भी उसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक में एक बात कही गई है कि जो फ्रांस है उसको बताया जाता है कि जब फ्रांस स्नीचेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, दूसरी बात इस पैराग्राफ में क्या बताई गई है कि क्या होता है कि ग्रीक एक देश है। ठीक है, ग्रीक पे ओटोमन एम्पायर का कब्जा था। ओटोमन एम्पायर के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए। ओटोमन एम्पायर के बारे में आप अगले चैप्टर में भी सुनिएगा। ओटोमन एम्पायर जो है वो एक मुस्लिम एम्पायर है। ग्रीक जो है क्रिश्चियन देश है। क्रिश्चियंस का मानना है कि ग्रीक से ही क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ग्रीस जो है वो देश उनका माने पूरे यूरोप में क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन है। ओटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर है। मुस्लिम्स एम्पायर होने के कारण यहाँ पे क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग दोनों हैं। तो अब होता क्या था कि सारे क्रिश्चियन लोग चाहते थे कि ग्रीक को कम से कम आज़ाद करवा दिया जाए, तो इसलिए सब लोग जाते हैं, ग्रीक को आज़ाद करवाते हैं। खुद भी ग्रीक के अंदर में कुछ कुछ मेहनत होती है ना। उसी में एक इंग्लिश पोएट लॉर्ड, एक सेकंड, ये तो हाईलाइटर नहीं है, हाँ, लॉर्ड बेयरन जो है वो जाते हैं लड़ाई में हिस्सा लेने, लेकिन वो मर जाते हैं 1824 में बुखार के कारण। अंततः
द ट्रीटी ऑफ कंस्टिनोपोल, कंस्टिनोपोल एक जगह है ग्रीक में, वो साइन होती है ओटोमन एम्पायर और ग्रीक के अंदर, जिससे ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। यह बातें इसमें बताई गई है, ठीक है। अब रोमांटिसिज्म या रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग क्या है, इसमें बताया गया है, ठीक है, कि रोमांटिनिज्म क्या है, कि कहा जाता है कि अगर आपको देश को जोड़ना है ना, तो देश को नेचुरल फीलिंग से जोड़िए, साइंस और फैक्ट से नहीं, ठीक है। इन लोगों का कहना था कि साइंस और फैक्ट के बियॉन्ड जाके सोचा जाए, ठीक है। और असलियत में जो है, असलियत में ये देखिए, ये ओटोमन एम्पायर का आपको एक इमेज दिया गया है, ये मुस्लिम लोग, ये क्रिश्चियन लोग तंग कर रहे हैं, यही चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो अब असलियत में क्या है कि रोमांटिनिज्म में क्या था कि लोगों का कहना था कि देश को आप कल्चर से जोड़िए, साइंस और फैक्ट से नहीं, समझे, प्यार मोहब्बत से जोड़ा जाए। आपको मतलब से ही समझ में आ रहा था होगा, है ना। इसमें लोगों का कहना था कि इमोशन से जोड़ा जाए, है ना। इसमें क्या आता है कि फोकस्ड ऑन इमोशन, इंस्टीट्यूशन, फीलिंग्स, ठीक है, एफोर्ट और सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज, कल्चर पास्ट एंड अ बेसिक नेशन, मतलब पास से अपने लोगों से जुड़ा जाए, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है कि जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर जो है, वो जर्मनी का सही कल्चर अगर आपको ढूंढना है तो वो कहते थे कि आप कॉमन पीपल में देखिए, दास वॉक्स में देखिए, समझे। और फ्लोक सॉन्ग, फ्लोक पोएट्री, फ्लोक डांस माने लोक नृत्य, फ्लोक मतलब होता है लोक, है ना। लोक नृत्य वगैरह, नृत्य वगैरह में आप ठीक से उसको ढूंढिए, ठीक है, वहाँ पे आपको असली जर्मनी दिखेगी। ये इनका कहना था, एक नेशनलिज्म रोमांटिसिस्ट है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि यही चीज़ रोमांटिसिस्ट का सोचना था, ठीक है। ये इसके बारे में आपको बस इतना ही जानिए, अब इतना ही काफ़ी है ना। अब होता क्या है, फ्रांस आज़ाद हो चुका है, कहानी पर वापस आ जाते हैं, फ्रांस आज़ाद हो चुका है, सॉरी, फ्रांस से वापस कंजर्वेटिज्म आ चुका है। अब एक समय क्या होता है कि 1930s में इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। इकोनॉमिक डिप्रेशन कैसे, है ना, उस समय फसल नहीं अच्छी होती है, हार्डशिप माने भूखमरी आ जाती है ना। 19वीं सेंचुरी में भूखमरी आ जाएगी, ठीक है। अब पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गया ऑल ओवर द यूरोप, जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, खाना नहीं है, स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंग्लैंड में आया, तो उस बहुत सस्ता बेच दे रहे हैं गुड्स अपने लोकल आदमी सबसे, ठीक है। तो इंग्लैंड से जो सस्ता गुड्स आने लगा तो ये लोग स्मॉल प्रोड्यूसर को बहुत दिक्कत होने लगा, ठीक है। जो स्मॉल कपड़ा बनाते थे वहाँ पर लार्ज लेवल में बनता था तो सस्ता मिलता था, ठीक है। तो इससे गरीबी आ गई फ्रांस में, फ्रांस में गरीबी आ गई, सोच रहे हो। तो होता क्या है कि 1848 में फूड स्टोरेज भी खत्म हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे होता है, तो सब लोग पेरिस के एक रोड पे उतर आते हैं कि आज राजा को मार देंगे, लुइस फिलिप्स राजा जो था उस समय, उसको निपटा दिया जाएगा। इससे पहले कि लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, लुइस फिलिप्स खुद भाग जाता है, ठीक है। लुइस फिलिप्स खुद भाग जाता है और फ्रांस जो है आपको एक नेशन स्टेट की तरह इमर्ज हो जाता है, मतलब फ्रांस अब इंडिपेंडेंट बन चुका है। अब
अब थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो आपको 40 मिनट के ऊपर हो चुकी है। तो अब हम एनसीईआरटी को एक एक लाइन छोड़ देते हैं, टॉपिक बता देते हैं, आपको समझा देते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, है ना। अभी तो तुम लोग एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ रहे थे। होता क्या है कि 18 मई 1848 को जो प्रूशिया के राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम फोर, प्रूशिया एम्पायर, आज जिसको आप जर्मनी समझ रहे हैं, जर्मनी और कुछ कुछ और हिस्सा, वो प्रूशिया एम्पायर के अंडर में आता था। होता क्या है आप ठीक से समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ। जर्मनी के सारे लोग मिलते हैं, है ना। अब मिलते कैसे हैं, कलेक्टिव बिलोंगिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, मिलते हैं, ठीक है। और 831 इलेक्टेड आदमी का रिप्रेजेंटेटिव का बॉडी बनाते हैं, ठीक है। और प्रूशियन अम्पायर के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर को लेटर भेजते हैं कि भाई आप यहाँ आइए, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने, आप उसको साइन करिए, मान लीजिए कि हाँ आज से जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इतना ही उनका डिमांड था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सारे डिसीजन इलेक्टेड लोग लेंगे, लेकिन बिना आपसे पूछे कोई डिसीजन वैलिड नहीं होगा, ये उनका कहना था। होता क्या है कि फ्रेडरिक विलियम फोर को ये लेटर लिख के दिया जाता है। पहले तो फ्रेडरिक विलियम फोर मान जाते हैं, ठीक है, पहले फ्रेडरिक विलियम फोर मान जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि बाकी सारे देश, फ्रांस तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुका था, बाकी सारे देश वो इसको बोलते हैं अपना फ्रेडरिक विलियम फोर को कि बाबू अगर तुम मान जाओगे कि हाँ चलिए 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 देश बनाते हैं, तो बाद में हम लोग पे भी लोग हमला कर देगा कि नहीं आप भी देश बना के दीजिए। तो ये बोला कि हाँ यार ये बात तो सही है, तो अब करें क्या। तो ये लोग बोलते हैं कि पहले तुम रिजेक्ट करो और उन लोग को सप्रेस करो। तो फ्रेडरिक विलियम फोर इन लोग का जो पहले मान गया था उसको पहले तो रिजेक्ट करता है और इन लोग को सप्रेस कर देता है, कई लोगों को मार देता है। तो इन लोग जहाँ इकट्ठा हुए थे, जर्मनी का फर्स्ट पार्लियामेंट संत पॉल चर्च में लोग इकट्ठा किए थे इसको, जो यहाँ का फर्स्ट पार्लियामेंट बना था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वुमेन्स को ऊपर खाली ऐसा व्यूवर रखा गया है। यहाँ पे जर्मनी की जर्मेनिया इमेजनरी जो एलोगरी जो है वो है, एलोगरी क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। और यहाँ पे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। तो फिर इन लोग को फ्रेडरिक विलियम फोर मना कर देता है और उसके बाद फ्रेडरिक विलियम फोर इन लोग को सप्रेस कर देता है। अब वापस जर्मनी बनती कैसे आखिर, जब सप्रेशन हो जाता है, अब मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब सप्रेशन हो जाता है जर्मनी का, तब क्या होता है कि कुछ सालों बाद, है ना, जर्मनी में माने प्रूशिया में फ्रेडरिक विलियम फोर को कुछ हो जाता है, पैरालिसिस अटैक हो जाता है, तो वो अब चल फिर नहीं सकते। तो वहाँ पे उनके छोटे भाई केसर विल्हेम वन को प्रूशिया का राजा बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है। वो सोचते हैं कि भाई अगर पिछली बार जैसे जर्मनी के लिए लोगों ने आवाज़ उठाया था तो मेरे बड़े भाई ने सप्रेस कर दिया था, इस बार अगर ऐसा होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो भाई क्या करता है, भाई एक आदमी को लेता है, ओटोमन बिस्मार्क। ओटोमन बिस्मार्क से बोलता है कि भाई तुम्हारा काम है, तुम जर्मनी को आज़ाद करवाओ, है ना, और जर्मनी को आज़ाद करवाओगे तो मैं तुमको वहाँ का सीएम बनवा दूंगा। तो ओटोमन बिस्मार्क क्या करता है कि राजी हो जाता है और वो माने 7 साल तक 3 वॉर लड़ता है। किसके किसके साथ, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ। ये सब टेरिटरी जर्मनी की इन तीनों देश के पास थी। इन तीनों से छुड़वाता है, एक सेकंड, इन तीनों से छुड़ाता है टेरिटरी और जर्मनी बनाता है। इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे आते हैं, इटली का
यूनिफिकेशन कैसे होता है। यहाँ पे आपको देखिए जर्मनी का मैप दिया हुआ है। देखिए ये था प्रूशियन एम्पायर। इसमें से ही आपको अभी का जर्मनी टूट के बना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्रांस, डेनमार्क, ठीक है, ये सब देशों से लड़ाई करके ये जर्मनी बना था। अब इटली का यूनिफिकेशन कैसे होता है, मैं आपको सीधे सीधे समझाता हूँ। इटली पहले कोई एक देश नहीं था, इटली भी एम्पायर में टूटा हुआ था, ठीक है। जो नीचे वाला एरिया था ये वाला, ये बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन के पास थी। बर्बन डायनेस्टी दो तो है, एक स्पेन की है एक फ्रांस की है ना। तो ये स्पेन वाले के पास थी नीचे वाला हिस्सा। एक सेकेंड, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये दोनों इटली के ही अपने प्रिंस के पास थी, है ना। और बीच वाला जो हिस्सा है आपका, बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा पॉप्स के पास थी। पॉप्स क्या होता है ना कि क्रिश्चियंस में माना जाता है कि इन लोगों को बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है। और वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आपको ऑस्ट्रिया के पास थी, ठीक है। तब होता क्या है, आप यहाँ आके देखिए कि सबसे पहले तो क्या होता है कि इटली को भी, ठीक है भाई, तो एकदम मस्त केस है इसका। सबसे पहले इस दूर का जो एरिया है इसमें गुजुपी गैरीबाल्डी इतना दूर का एरिया को मैंने फ्री करवाते हैं 1860 में। और गुजुपी गैरीबाल्डी कौन थे? गुजुपी गैरीबाल्डी गुजुपी मजीनी की दोस्ती थे, ठीक है। वो इस एरिया को आज़ाद कराते हैं। बीच में जो पॉप्स थे ये खुद ही छोड़ देते हैं अपना टेरिटरी। यहाँ तो इटली की पार्टी थी, ये ऑस्ट्रिया वालों से ये जो इटली का पार्ट था यहाँ में से एक चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिसका नाम था, अच्छा, यहाँ के जो राजा थे, जो ऑस्ट्रिया जो इटली के राजा थे, उनका नाम था विक्टर एमेलियन टू, ठीक है। इन्होंने एक चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि यहाँ से ऑस्ट्रिया से लड़ाई कर करके आपको ऊपर वाला हिस्सा को छुड़वा देते हैं। इससे इटली यूनिफाई हो जाती है। अब ब्रिटेन का केस को स्ट्रेंज बोला जाता है क्योंकि इस सब जगह पे हजारों लोगों मारे गए, कटिंग सेटिंग हो गई, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब ब्रिटेन की एक इमेज अगर मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए, मज़ा ही आ जाए। मैप मैप कहीं तो होगा यार, पूरे चैप्टर में एक भी ब्रिटेन का इमेज नहीं है। हो गया ना, मिल गया ना भाई, तो एक ही, यस, एक नंबर मैप। जब आप फ्रांस से थोड़ा ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक नदी बहती है, इससे जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको ब्रिटेन दिखेगा। अब ब्रिटेन कोई एक देश नहीं है, ये छोटा छोटा आइलैंड कंट्रीज है, टूटे टूटे हैं ये आइलैंड कंट्रीज, ठीक है। अब होता क्या है, हुआ क्या था कि ये जो इंग्लिश दिख रहा है छोटा सा, इंग्लैंड है ये क्या करते हैं, सबसे पहले स्कॉटलैंड को अपने माने सॉरी, सबसे पहले वेल्स को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। बाद में बहला बहला के मारते एक आदमी को भी नहीं, फिर ये धीरे धीरे स्कॉट्स को भी अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड आ चुके हैं अंदर। यहाँ पे आयरलैंड में एक थोड़ा सा चेंज है। आयरलैंड के आधे लोग क्या चाहते थे कि हम लोग को इंग्लैंड में जुड़ना चाहिए, आधे चाहते थे कि नहीं, हम लोग को इंग्लैंड में नहीं जुड़ना चाहिए। तो आधा आयरलैंड इंग्लैंड में जुड़ जाता है और आधा जो आयरलैंड है वो इंग्लैंड में नहीं जुड़ता है।
तो इतना दूर का जो पार्ट है मैं आपको दिखा दूं। एक सेकंड भाईजान, एक सेकंड, एरेज, एक सेकंड। इतना दूर का जो पार्ट है ये फाइनली आपको ग्रेट ब्रिटेन बनता है, और इसी को स्ट्रेंज केस कहा गया है क्योंकि यहाँ पे एक भी जाल मान कुछ की हत्या नहीं की जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। ये हो गया, ये तो हो गया ना भाई, समझा दिया ना मैंने तुमको। हाँ ठीक है। ये लास्ट टॉपिक लगता है। हाँ ये लास्ट टॉपिक है, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब देखिए, जब आप, देश क्या होता है, देश ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी है रोज उठता है रोज जाता है खाता पीता मस्त रहता है। देश हम और आप मिल के देश बनाते हैं। तो जो वहाँ के आर्टिस्ट लोग थे उन्होंने सोचा ना कि देश को एक चेहरा दिया जाए जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ ये मेरा देश है, यूनाइटेड फील कर सकें। तो जब देश को चेहरा दिया जाता है ना तो उसको एलोगरी बोलते हैं। जैसे भारत माँ है तो भारत की जो एलोगरी है वो माँ बोली गई, है ना। फ्रांस को फादरलैंड बोला गया, माने फ्रांस को बाप बाप बोला गया, है ना। तो ऐसे ही, मैंने सीरियस कोई नहीं लेगा भाई, मजाक कर रहा हूँ, है ना। मजाक भी नहीं, एलोगरी ऐसी ही है भाई। तो ऐसे ही सब देश की एलोगरी बनी, ज़्यादातर कंट्री की एलोगरी फीमेल एलोगरी ही बनी है। क्योंकि माने मान लीजिए ना कि एक बच्चा का माँ से जो कनेक्शन होता है वो बाप से नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको देश को माँ बताया गया। फ्रांस थोड़े से गंजेड़ी है, थोड़े से नशेड़ी भी है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, कोई बात नहीं, चलता है। तो जर्मनी की जो एलोगरी ये है, इसका नाम है जर्मेनिया। ठीक है, इसका नाम है जर्मेनिया, ये जर्मनी की एलोगरी है। ठीक है, अब इसके आप बॉडी पे कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे, ये वाला आपको याद करना है। ब्रोकन चेन का मतलब होता है बीइंग फ्रीड। ठीक है, ब्रेस्ट फ्रेड विथ ईगल का होता है जर्मनी एम्पायर। ठीक है, क्राउड विथ ओके बिलीव का होता है हीरोइनिज्म। फिर उसका शॉर्ट का मतलब होता है रेडीनेस टू फाइट। ठीक है, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, आ सकता है डायरेक्ट। इस फोटो में बताया गया कि जर्मेनिया गिर गई है, चोट लग गई है और कुछ नहीं। ठीक है, ये फोटो में बताया गया है कि इस फोटो में बताया गया है कि जर्मनिया लड़ रही है। ठीक है, लड़ने के लिए तैयार है। अब आ जाइए, लास्ट टॉपिक है ये, सॉरी वो नहीं लास्ट है, नेशनलिज्म एंड इंफेरियलिज्म। जब आपको अपना देश प्यारा हो तो वो नेशनलिज्म, जब आपको अपना देश छोड़ के सारे देश खराब लगने लगे तो वो इंफेरियलिज्म। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ है, जब ग्रेट ब्रिटेन जब आज़ाद हो गया तब अगर वो अपना देश को खुश मान लेते, संपूर्ण मान लेते हैं, तो वो अपना देश में रहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सारे देश में जाके अपना अपना कॉलोनी सेटअप करने लगा। जैसे उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बना लिया अपना, ऑस्ट्रिया बना लिया, है ना, यहाँ अफ्रीका का बना लिया, ये पूरा नॉर्थन अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा है। तो इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, जब आप दूसरे देशों को अपने अंडर लेने लगे क्योंकि आप उनसे नफरत करते हैं, तो वो इंफेरियलिज्म है। ठीक है, ये हो गया आपको इंफेरियलिज्म। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थंबनेल के लिए सबसे पहला पेज कहाँ है, यस, इसको सब कुछ मिटाना पड़ेगा, मिटाने का बटन, यस 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 यस, ओके। अब आप मेरी बात सुनिए, इस चैप्टर में आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल, कोई भी जवाब हो, तो आपके लिए कमेंट खुला है, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और
मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, ताकि कुछ तो वो स्प्रेड हो, हम लोग का भी कुछ हो, है ना। और दूसरा क्या है कि आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई गलती दिखती है तो आप उसको करेक्ट करिए, कमेंट में मुझे बताइए। और पढ़िए लिखिए, ठीक है, ऐश मौज काटिए, 10वीं पास करिए, ठीक है। साथ में 10वीं पास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।